हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। साथ ही साथ आप सभी को आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो मैं लेक्चर दूंगा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत के क्षेत्रों में देखा जाए तो मुख्य रूप से अभी तक हमने देखा था कि 9 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हो चुके थे। उनमें से दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव ये दोनों को एक साथ मिला दी जाती है। मिलाने के बाद अभी हमारे पास वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वह हमारे पास मुख्य रूप से 8 हो जाता है, 9 नहीं 8। क्योंकि 9 हो गया था जब जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख जब ये इसको राज्य से केंद्र शासित प्रदेश, जैसा कि हमें सभी ये भी पता है कि भारत के इतिहास में पहली बार आया कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसमें सबसे पहला जो नाम आता है जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को आता है। जो पहले राज्य था जम्मू कश्मीर, उसे अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे, पहले संवैधानिक दृष्टि को हम बाद में चर्चा करेंगे कि अभी क्या परिस्थितियां हैं, संविधान के कौन से अनुच्छेद आते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के कहाँ कहाँ आप कह सकते हैं कि परमिशन मिलता है कि किसी भी क्षेत्रों पे वो अधिकार कर सकें, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वो अपने कह सकते हैं कि जो उनके पास अधिकार दिए गए हैं उसका वो उपयोग करें। वो सारे चीज़ों पे हम अनुच्छेदों पर चर्चा बाद में करें। पहले हम चर्चा करेंगे दादरा नगर हवेली तथा जो हमारा दमन एवं दीव है, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है। तो यदि आप देखिए, यदि हम दादर नगर हवेली की बात करते हैं, दादर एवं नगर हवेली की बात कीजिएगा, तो सबसे पहले इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वह 491 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके उत्तर में गुजरात होता है तथा दक्षिण में आप देखिएगा तो महाराष्ट्र अवस्थित होता है। और करीब यहाँ पर 70 गांव के कोलाबोरेशन करते हैं, 70 गांव के सम्मिश्रण से खासतौर पे दादर एवं नगर हवेली का निर्माण हुआ, जिसकी राजधानी सिलवासा था। बात होती है कि 1779 ईस्वी में 1779 में 1779 ईस्वी में एक तरफ मुगल शासक जो थे, मुगल शासक के दबाव से निपटना, और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों से लड़ने की जो कोशिश हो रही थी, उसमें कहीं न कहीं मराठों ने अपने आप को आप कह सकते हैं कि असफलता महसूस कर रहे थे, अपने आप के असंतुलन महसूस कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने पुर्तगालियों को हाथ थामा या पुर्तगालियों पर उनका भरोसा आ जाता है। और अंततः उन्होंने पुर्तगालियों का हाथ थाम करके दादर नगर हवेली के जो क्षेत्र थे वहाँ पर जो टैक्स का कलेक्शन होता था, टैक्स के कलेक्शन करने की जो अधिकार था, मराठों ने अंततः पुर्तगालियों को दे देते हैं। 2 अगस्त 1954 ईस्वी को अंततः हम देखते हैं कि दादर नगर हवेली जो पुर्तगाली शासकों के शासन में था, उसको पुनः आज़ाद करा ली जाती है। और यहाँ पर जो आज़ादी हुई, इसमें कोई सरकार नहीं जाती है, इसमें कोई सेना नहीं गई, बल्कि हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो जनता थी, दादर नगर हवेली की जो मुख्य रूप से जनता थी, उन्होंने मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि पुर्तगालियों के शासन को या शासन से आप कह सकते हो अपने आप को इंडिपेंडेंस कर लिया। और जो इंडिपेंडेंस की जो तरीका थी, फिर वहाँ जो शासन करने की जो प्रक्रिया हुई, वह शासन करने की प्रक्रिया को नाम दिया गया नागरिक परिषद। जो नागरिक परिषद आप देख सकते हैं कि दादरा नगर हवेली में 1954 से लेकर के 1961 तक, 1954 से लेकर 1961 तक नागरिक परिषद चला, जिसको आगे जाकर के इसमें नाम आप कह सकते हैं, इसके नाम जो बदल के रख दिया गया वो दिया गया मुक्त दादर नगर हवेली, और उसी को आप कह सकते हैं वरिष्ठ पंचायत कहा जाने लगा। तो इस तरह से वहाँ पर एक बदलाव हुआ। लेकिन आप देखिएगा कि तो 1961 के बाद, 1961 के बाद ये जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको जाना जाने लगा। यहाँ का आप देख सकते हैं कि यहाँ का 40% जो इलाका है, यहाँ का 40% जो इलाका है, वहाँ पर मुख्य रूप से जंगल तथा पहाड़ पाया जाता है, या कह सकते हैं जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है दादरा नगर हवेली का। और 2001 की यदि आप जनसंख्या देखते हैं, तो आई थिंक 2001 की जनसंख्या के आधार पर देखिए कि वहाँ की जो आबादी है वह मात्र 2.20 लाख है, यानी 2,20,000 वहाँ की आबादी थी, जिनमें से आप देख सकते हैं कि 62.24% यानी 62.24% जो वहाँ की आबादी है, वह आबादी आदिवासियों की आबादी है। तो ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात हुई, ये हमारा दादरा नगर हवेली की हुआ। अब हम बात करेंगे दमन एवं दीव की।
जैसा कि दमन और दीव दोनों जिला हैं, दमन भी एक जिला है और दीव भी एक जिला है। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, दमन भी जिला है और दीव भी जिला है। दोनों जो जिले हैं मुख्य रूप से समुद्र के दो तट पर हैं या समुद्र के दो किनारों पर बसा हुआ दोनों जिला है सबसे पहले, जिसकी दोनों की आप कह सकते हैं डिस्टेंस जो है लगभग 700 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। दमन का यदि आप क्षेत्रफल देखिएगा तो दमन के दक्षिण में गुजरात पाया जाता है और जो महाराष्ट्र के ठीक ऊपर पाया जाता है दमन। लेकिन यदि आप दीव की बात करें तो दीव जो है गुजरात के जो मेनलैंड है, गुजरात के मेनलैंड में जूनागढ़ जो इलाका है उसके ठीक नज़दीक समुद्र के किनारे या समुद्र के से सटा हुआ इलाका जो है वो हमारा दीव वाला इलाका है। इसकी इतिहास में आप आइएगा तो आप देख सकते हैं कि 1961 में पुर्तगाली जो शासक थे, यानी पुर्तगाली शासन के आज़ाद होने के बाद हमने देखा दमन और दीव को गोवा के साथ अंततः इसको मिला लिया जाता है और मिलाने के बाद आप कह सकते हैं भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसकी मान्यता मिलती है। लेकिन क्या होता है, माना जाता है ऐसा देश, आप इतिहास में जाइएगा तो इतिहास में ऐसा मिलता है, देखने को मिलता है कि यहाँ पर मुख्य रूप से मौर्य सम्राट अशोक की जो रिजिम थी, जो शासन था या कह सकते उनकी जो अवधि थी, पीरियड थी, उनके दौरान क्या हुआ कि दमन जो था मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था सबसे पहली बात, और बाद में यह जो था ये सातकर्णी और फिर क्या हुआ सातवाहनों के शासन में आ जाता है। लेकिन करीब आप देख सकते हैं तो करीब 8वीं जो शताब्दी थी, 8वीं शताब्दी तक दमन कई हिंदू राजाओं, कई आप कह सकते हैं कबीलाई जो राजाएं थे उनके, और अंततः आप कह सकते हैं कि इस तरह से वहाँ पर कभी हिंदू राजा आते हैं, कभी कबीलाई आते हैं, कभी आप कह सकते मुसलमान शासक आते हैं, इस तरह से चलता आ रहा है। जो 1465 ईस्वी में गुजरात के उस समय जो सुल्तान थे 1465 में, तो 1465 में जो गुजरात के सुल्तान थे उनका नाम था महमूद शाह। तो 1465 में गुजरात के सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा ने दमन और कह सकते हैं मुख्य रूप से दमन और पारनेरा एक जगह था, पारनेरा के किले पर उन्होंने क्या कर लिया, जीत हासिल कर लेता है। और दमन और पारनेरा के किला पे जैसे ही उनकी विजय हासिल हो जाती है, ठीक उसके बाद की बात करते हैं, जिसके बाद कह सकते हैं ये जगह जो था पूर्ण रूप से जगत शाह के अधीन हो जाता है। अब बात होती है कि यदि हम गुजरात के सुल्तान की हम बात करें तो गुजरात के सुल्तानों के हाथों से हम कह सकते हैं पुर्तगाल इस जगह को छीन लेता है। पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि दबाव दे करके भिन्न भिन्न प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों को जन्म दे करके अंततः क्या होता है कि गुजरात के जो सुल्तान थे उससे पुर्तगालियों ने इस जगह को अपने अंग में कर लेता है या अपने अधीन कर लेता है, छीन लेता है। और आखिरकार हम देखते हैं कि 1559 से लेकर के मतलब 1559 में लगभग 112 किलोमीटर के एक स्क्वायर जो इसका क्षेत्र था, इसको पुर्तगालियों ने ऑक्यूपाई भी कर लेते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं। वहीं यदि हम दीव की बात करें तो दीव का जो अस्तित्व भी था, इसकी अस्तित्व में भी कहीं ना कहीं मौर्य सम्राट नजर आती है, मौर्य साम्राज्य देखने को मिलता है। और इसका भी पूरा जो क्षेत्र था, जो भौगोलिक क्षेत्र थे, इस भौगोलिक क्षेत्र में देखने को मिलता है कि मौर्य साम्राज्य इससे जुड़े हुए थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, तो आप देखिएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो सौराष्ट्र जो क्षेत्र था, सौराष्ट्र पर उन्होंने कब्जा कर लिया और कब्जा करके उन्होंने क्या किया, पुष्यगुप्त नामक इंसान को उन्होंने इस इलाके का दायित्व सौंप दिए कि चलो भाई तुम इस पे राज करो, इसकी देखरेख करो। लेकिन क्या होता है कि जूनागढ़ के पास जो गिरनार जो क्षेत्र था, तो गिरनार से कह सकते हैं से शासन इसको चलाने की कोशिश की जा रही थी और गिरनार से इसको शासन करने वाले जो पुष्यगुप्त थे, इनके अधीन कह सकते हैं कि ये सारे जो क्षेत्र थे, ये सारे क्षेत्रों को आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जो है आप कह सकते हैं कि गिरवी
सामान इसको दे दिया जाता है, गिरवी रख दिया जाता है। ये चीज़ों को आप कह सकते हैं। तो पुनः क्या हो जाती है, और ऐसा माना जाता है, देश के आप इतिहास में देखिएगा तो ऐसा ये माना जाता है कि सम्राट अशोक के पोता संप्राति, तो सम्राट अशोक के जो पोता संप्राति थे ने सौराष्ट्र पर शासन के दौरान दीव पर कई जैन मंदिरों का भी निर्माण कर लेता है। दीव जो कभी आप कह सकते हैं कि इंडो ग्रीक राजाओं के अधीन रहा, तो कभी आप कह सकते हैं हिंदू राजाओं के अधीन रहा, तो आप कभी कह सकते हैं कि मुसलमान शासकों के अधीन रहा। इस क्षेत्र का इतिहास रहा है। लेकिन 1535 ईस्वी में, 1535 में आप देखिएगा तो 1535 ईस्वी में पुर्तगाली जो थे, तो पुर्तगाली जो गवर्नर नूनो डी कुन्हा, तो पुर्तगाल के गवर्नर नूनो डी कुन्हा ने दीव को गुजरात के सुल्तान से उन्होंने जीतने का अथक प्रयास किए कि किसी तरह इस क्षेत्रों को हम जीत लें, लेकिन कहीं न कहीं उसे हार देखना पड़ा। कहीं न कहीं वो अपने आप कह सकते हैं पराजित हो गया। इसके बाद कह सकते हैं कि ये जो पीरियड थी, इस पीरियड के दौरान क्या होता है कि गुजरात के जो सुल्तान बहादुर शाह थे, तो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह, जहाँ एक तरफ आप देखिएगा कि हुमायूं के नेतृत्व में एक मुग़ल सेना जो उन पे आक्रमण करने वाली थी उसका मुकाबला करना, और दूसरी तरफ देखिएगा तो पुर्तगालियों से, या पुर्तगालियों की जो आप कह सकते हैं आधुनिक जो सेना उस समय की थी, उसका सामना करना इनके लिए कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा चुनौती सा बना हुआ था। अंततः आप कह सकते हैं कि बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से हाथ मिला लिया, और उनको ऐसा महसूस हुआ कि पुर्तगालियों से ही हाथ मिलाना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अक्लमंदी कह सकते हैं, अक्लमंदी सा उनको प्रतीत होता है। और अंततः बहादुर शाह पुर्तगालियों से हाथ मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद 1535 ईस्वी में दीव में उन्होंने किला बनाने की भी अनुमति अंततः पुर्तगालियों को दे देते हैं। और कह सकते हैं मुगलों से जीतने के बाद जो बहादुर शाह को इस बात का कह सकते हैं पूर्ण रूप से रियलाइजेशन होता है, पूर्ण रूप से महसूस उनको होता है कि उन्होंने दीव को पुर्तगालियों के कब्जे में दे दिया है। और अंततः हम देखते हैं कि पुर्तगाली जो थे 1546 से लेकर के 1961 ईस्वी तक दीव पर मुख्य रूप से इन्होंने शासन करते रह गए। अब बात होती है कि यदि हम दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की बात करें, अब संवैधानिक दृष्टि से यदि बात करें क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले होता है कि 9 दिसंबर 2019 ईस्वी को 2019 को भारत के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति, दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, ये दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग थे, ये सारे दोनों केंद्र शासित प्रदेश पर विधेयक 2019 के तत्वाधान में कह सकते हैं एक रूपरेखा तैयार करके उन्होंने सिग्नेचर की बात करते हैं। और इस आधार पर हम देखते हैं कि 3 दिसंबर 2019 को इसको जिस तरह से आप देख सकते हैं कि राज्यसभा से इसको पारित कर ली जाती है। आप देख सकते हैं 27 नवंबर 2019 को इसको लोकसभा से पारित कर ली जाती है, और अंततः इस विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास पहुंचा दी जाती है, उनकी संस्तुति ली जाती है, और अंततः 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। मुख्य रूप से यहाँ की जो भाषा है वह कोंकणी है, गुजराती है तथा हिंदी है, मुख्य रूप से आप देखा जाए तो। अब बात होता है कि आखिर दमन दीव तथा दादर नगर हवेली को एक साथ क्यों किया गया, एकत्रित क्यों की गई। बहुत सारे इसके रीजन्स हैं। सबसे पहला रीजन्स है कि ये दोनों की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर नहीं, दोनों के बीच में मात्र 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दोनों का अलग अलग बजट होता है, दोनों का अलग अलग सचिवालय है। दादर में आप देखिएगा तो मात्र 1 जिला है, दमन में आप देखिएगा तो मात्र 2 जिला है। सोचने वाली बात है कि इतने छोटे छोटे क्षेत्रों को अलग से प्रशासक देना, अलग से न्यायपालिका का रूप देना,
अलग से बजट, अलग से सचिवालय, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो एक्सपेंडिचर के जो बहुत बड़ा स्रोत थे, इसको आप कह सकते हैं कहीं न कहीं रोकने का कोशिश किया गया। यदि हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं, आखिर दोनों मिलाने का उद्देश्य क्या हुआ, तो इतने सारे तो मैंने आपको बात बता दिया। उसके अलावा भी आप जानेंगे कि जो विधेयक थी, इसमें क्या किया गया कि जो अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, और जो एम्प्लॉई यानी कर्मचारी जो थे, इनको आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव यूज करने के लिए, एक आप कह सकते हैं जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोफिशिएंसी होती है, एबिलिटी होती है, तो प्रशासनिक जो हमारा दक्षता होता है उसको बढ़ाने के लिए, जो हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था, व्यय बहुत ज़्यादा हो रहे थे, उसको कम करने के लिए, अच्छा से अच्छा बेटर एंड बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, और कह सकते हैं कि इसको किस तरह से इंक्वायरी में इसको आसानी से लिया जा सकता है, निगरानी एक बेहतर तरीका से यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद अंततः दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक केंद्र शासित के रूप दे दिया जाता है। ये दोज आर द ऑब्जेक्टिव, ये सारे जो थे इसके उद्देश्य थे। अब नया जो अधिनियम आया, इस नया अधिनियम के आप धारा 2 में देखिएगा, तो धारा 2 के खंड ए में आप देखिएगा कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो शक्तियों का जो प्रयोग किया गया दमन दीव तथा दादर नगर हवेली के लिए, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश अंततः 26 जनवरी 2020 को एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। और इसको लेकर के गृह मंत्रालय, जो भारत के हमारे गृह मंत्रालय, वो 19 दिसंबर 2019 को ही इससे संबंधित कर सकते हैं नोटिफिकेशन भी जारी कर देती है। इस आधार पे आप देख सकते हैं कि यह 26 जनवरी 2020 से यह भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं, तथा यहाँ पर लोकसभा में 2 सीट भी उपलब्ध करा दी जाती है। यानी ये पूरे क्षेत्र जो अब हुए दमन दीव तथा दादर नगर हवेली, यहाँ से एमपी की संख्या 2 कर दी जाती है। अब ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्रों को यदि हम न्यायाधिकरण की ओर लेके चलें, तो केंद्र शासित जो प्रदेश है दमन दीव तथा दादर नगर हवेली, इनको मुख्य रूप से बॉम्बे जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में इसको लाया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये याद हो गया होगा कि हमने बताया कि जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख जब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने, 9 हो गए थे, ये दोनों को मिला दिया गया, तो अब हमारे पास कितने हो गए, टोटल 8 हो गए हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश। अब हम बात करें कि संशोधन क्या है, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 का 1, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 का 1 में देखिएगा, तो इसमें भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, उनको केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम बनाने के लिए उनको आप कह सकते हैं परमिशन ये प्रोवाइड करता है, अनुमति ये प्रोवाइड करता है, जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति दादर नगर हवेली तथा दमन दीव को इसमें मुख्य रूप से शामिल कर लिए। इस विधेयक के अनुच्छेद 240 का 1 में इन 2 संघ शासित जो हमारे प्रदेश थे, इनके स्थान पर आप कह सकते हैं सिंगल यूनियन टेरिटरीज, यानी एकल संघ शासित प्रदेश दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए इसमें रिकमेंडेशन लाई जाती है, संशोधन कर लिया जाता है। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि जो दमन एवं दीव के जो इतिहास रहा, ये दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश लंबे समय तक जो पुर्तगालियों के हाथ में रहे, पुर्तगालियों के शासन के अधीन रहे, मुख्य रूप से यदि आप देखिएगा तो ये दोनों के बीच में जो केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में आप कह सकते हैं जो एक लॉन्ग टर्म तक पुर्तगालियों के शासन में रहे, के अधीन रहे। दिसंबर 1961 के दिसंबर में ये मुख्य रूप से स्वतंत्र हो गए थे, और जब 1961 में ये स्वतंत्र हुए तो दमन दीव 1961 से लेकर के 1987 तक आप देखिएगा, तो 1961 से लेकर के 1987 तक 1967 तक आप देखेंगे तो यह संयुक्त रूप से दमन दीव और गोवा, ये पहले भी मैंने बता दिया है, के साथ या कह सकते हैं संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काम किया था। लेकिन 1967 में आप देखिएगा, 1987 में आप देखिएगा कि जब गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दी जाती है, तब से क्या हुआ कि दमन दीव जो था एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काम कर रहा था, अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन गया था। दादर नगर हवेली पर पुर्तगालियों का जून 1783 ईस्वी में
1783 में कब्जा किया था, जो 2 अगस्त 1954 तक दादर नगर हवेली जो थी, इसको निवासियों ने खुद अपने आप को आज़ाद किया, जो इसमें हमने आपको बताया कि वो नगर परिषद के, नागरिक परिषद के रूप में काम कर रहा था। और इस तरह से कह सकते हैं कि अंततः अभी भारत में जो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है, केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों या उनको आपका साथ एकीकरण करने की जो क्षमता है, वह भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिसका प्रयोग आर्टिकल 240 के 1 के तत्वाधान में या के अनुसार राष्ट्रपति ने इसका उपयोग कर करके अंततः 2 केंद्र शासित प्रदेश को भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको सम्मिलित कर लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर इसी तरह किसी और मैटर के साथ, कि कोई एक और इशू के साथ आपसे मिलते हैं। जय हिंद।